नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, जिसमें हमने बताया था कि आपको कैसे समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और अन्य पिछड़ा वर्ग जो विभाग हैं जिनके माध्यम से जनरल, ओबीसी, एससी और माइनॉरिटी को जो छात्रवृत्ति मिलती है उसको आपको पोर्टल पर जाकर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको उसमें बरतनी है। जो भी स्टूडेंट आज इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उन्हें बता दूं कि उस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप छात्रवृत्ति के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश सरकार के अलावा केंद्र सरकार से कौन कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, क्या उसकी योग्यता होगी। वो सारी जानकारी जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जिसमें केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि आपको केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदन कैसे करना है, कैसे अप्लाई करना है। ये छात्रवृत्ति सभी ब्रांच के सभी स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। जो भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे वो इंजीनियरिंग बीटेक की इंस्टीट्यूट हों, डिग्री की इंस्टीट्यूट्स हों जो एआईसीटी से अप्रूव्ड हैं, उन सभी इंस्टीट्यूट के छात्र इस छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या योग्यता रहेगी, ये अब हम इसमें अभी डिस्कस करेंगे। तो केंद्र सरकार से प्राप्त की जा सकने वाली, पहले तो हम ये देखेंगे कौन कौन सी छात्रवृत्ति हैं। तो सबसे पहले इस पूरी जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार से जो भी छात्रवृत्ति प्राप्त की जाती है एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के लिए, जो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से जो भी इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड हैं, मान्यता प्राप्त हैं, उनमें डिप्लोमा इंस्टीट्यूट और डिग्री इंस्टीट्यूट दोनों आती हैं। तो उनके छात्र छात्राओं के लिए जो स्पेशल केस, कुछ विशेष प्रकार के छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति होती है, जिसमें सबसे पहली जो छात्रवृत्ति है वो है आपकी प्रगति स्कीम। सबसे पहली जो छात्रवृत्ति है वो है आपकी प्रगति स्कीम। ये इसकी प्रगति स्कीम की जो छात्रवृत्ति है वो डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही कोर्स के छात्रों के लिए दी जाती है। लेकिन ये प्रगति स्कीम इज ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो जो भी छात्राएं किसी भी डिप्लोमा कॉलेज से अगर डिप्लोमा कर रही हैं, या किसी भी बीटेक इंस्टीट्यूट, सॉरी डिग्री इंस्टीट्यूट से जैसे बीटेक कर रही हैं, उन गर्ल्स के लिए ये स्कीम होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जो प्रगति स्कीम है वो केवल लड़कियों के लिए है, ओनली फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं केवल उन्हीं के लिए छात्रवृत्ति दे होगी। अब बात आती है कि गर्ल्स के लिए अगर है तो कौन सी गर्ल्स के लिए, क्या सभी गर्ल्स को ये मिलेगी, उसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, अब हम वो देखते हैं। तो उसके आधार पे आप देख सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। सबसे पहले योग्यता में क्या है कि स्टूडेंट एडमिटेड इन एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस एंड कोर्सेज इन फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री डिप्लोमा लेवल कोर्सेज और सेकंड ईयर ऑफ डिग्री डिप्लोमा लेवल कोर्सेज थ्रू लेटरल एंट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्लोमा में और डिग्री में दोनों में जो प्रथम वर्ष में बच्चे आते हैं वो दो तरीके से आते हैं। एक तो डायरेक्ट प्रथम वर्ष, एक तो डायरेक्ट प्रथम वर्ष में आते हैं जो हाई स्कूल पास होते हैं और डिग्री के लिए ट्वेल्थ पास होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेटरल एंट्री के लिए डिप्लोमा में जो लेटरल एंट्री से जो छात्र आते हैं वो ट्वेल्थ पास होते हैं, तो उनको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो वो भी एक तरह से उनका उस कोर्स के लिए प्रथम वर्ष है, लेकिन वो सेकंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन प्राप्त करते हैं। इसी तरह से जो स्टूडेंट डिग्री बीटेक करते हैं वो लेटरल एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन प्राप्त करते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो ऐसे छात्र जिन्होंने प्रथम वर्ष में डिग्री में या डिप्लोमा में एडमिशन लिया है या लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में लिया है, चाहे वो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, तो वो इसके लिए योग्य हैं। लेकिन वो केवल गर्ल्स चाइल्ड के लिए है। ठीक है, तो ऐसी लड़कियां जिन्होंने लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा या डिग्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में या प्रथम वर्ष में उन्होंने एडमिशन लिया है, वो इसके लिए पात्र होंगे।
पहली कंडीशन है ये। दूसरी क्या है, मैक्सिमम 2 गर्ल्स चाइल्ड पर फैमिली। दूसरी इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि एक परिवार में केवल 2 लड़कियों को ही ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। 2 से ज्यादा अगर लड़कियां हैं तो केवल 2 को ही, मैक्सिमम अधिकतम 2 छात्र लड़कियों को, 2 छात्राओं को ये छात्रवृत्ति भारत सरकार के द्वारा दी जाती है। टोटल इनकम ऑफ द फैमिली अप टू रेट्स 8 लाख पर एनम। तीसरी जो कंडीशन है कि उस परिवार की जिसकी छात्राएं छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर रही हैं, उनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश सरकार से जो भी छात्रवृत्ति मिलती है उसके लिए हमने बताया था कि उसमें जो आमदनी है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए से अगर ज्यादा आमदनी किसी की होती है तो उसको वो छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती। उसी तरह से केंद्र सरकार के द्वारा जो भी छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है, गर्ल्स चाइल्ड को जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो 8 लाख रुपए पर एनम से ज्यादा आय उनके परिवार की नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी पहली प्रगति स्कीम। उसके बाद जो दूसरी स्कीम है वो सक्षम स्कीम के नाम से है। ये भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के लिए है और दिस इज फॉर डिग्री एंड डिप्लोमा, दोनों पॉलिटेक्निक और बीटेक दोनों इंस्टीट्यूट के लिए। ओनली फॉर स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट, यानी ये उन छात्र या छात्राओं के लिए है जो विकलांग हैं या दिव्यांग हैं। ठीक है, दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए सक्षम स्कीम है। यानी छात्राओं के लिए अगर हम बात करें तो केवल हमारे पास प्रगति स्कीम है, और अगर हम दिव्यांग छात्र या छात्राओं की बात करें तो उनके लिए हमारे पास सक्षम स्कीम है, जो भारत सरकार के द्वारा जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है। अब हमें यह देखना है कि सक्षम स्कीम के लिए कौन से छात्र व छात्राएं पात्र होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन तो वही है जो प्रगति स्कीम के लिए थी, कि वो सभी छात्र या छात्राएं जो प्रथम वर्ष या लेटर एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं वो इसके लिए पात्र होंगे। दूसरी जो इसकी कंडीशन है वो ये है, क्योंकि ये दिव्यांग छात्र या छात्राओं के लिए है, तो ऐसे छात्र व छात्राएं जिनकी डिसेबिलिटी 40% से कम नहीं होनी चाहिए। यानी जिनकी विकलांगता का जो प्रतिशत है, जो दिव्यांगता का जो प्रतिशत है वो 40% से ज्यादा होना चाहिए। तो वो हमेशा जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं, जो भी विकलांग या दिव्यांग छात्र छात्राएं हैं, तो उनका विकलांगता का जो प्रतिशत है वो उनके प्रमाण पत्र में दिया होता है। तो अगर आपके प्रमाण पत्र में 40% से ज्यादा की विकलांगता है तो आप इसके लिए पात्र होंगे। टोटल इनकम ऑफ द फैमिली अप टू रेट्स 8 लाख पर एनम। दूसरी अगली जो कंडीशन है वो यही है कि आपके परिवार की जो आय है वो 8 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 8 लाख रुपए तक की आय के लिए दे है। ये दूसरी स्कीम थी सक्षम स्कीम। तो पहली हमने बताई प्रगति स्कीम जो केवल छात्राओं के लिए है। दूसरी स्कीम हमने बताई सक्षम स्कीम जो केवल दिव्यांग या विकलांग छात्राओं के लिए है, उन विकलांग छात्र छात्राओं के लिए जिनकी विकलांगता का प्रतिशत 40% से ज्यादा होना चाहिए, यानी कम नहीं होना चाहिए 40% से। तीसरी जो स्कीम है वो है स्वनाथ स्कीम। स्वनाथ स्कीम इज ऑल्सो फॉर डिग्री और डिप्लोमा। ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों के छात्र छात्राओं के लिए है, लेकिन इसमें कौन से छात्र छात्राएं इसकी परिधि में आएंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है, तो ये ऑर्फन यानी जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए है, यानी जिसके माता पिता नहीं है, उन बच्चों के लिए ये स्वनाथ स्कीम के माध्यम से छात्रवृत्ति दी जाती है। ये जो भी छात्रवृत्ति है, चाहे वो प्रगति हो, चाहे सक्षम हो, चाहे वो स्वनाथ स्कीम हो, ये इसका जो उद्देश्य है वो भारत सरकार का कि किसी भी छात्र व छात्रा को अगर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ऐसा ना हो कि उसको पढ़ाई में कोई दिक्कत आए, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोई शारीरिक रूप से डिसेबिलिटी हो। ठीक है, और छात्राओं को लिए स्पेशली वो प्रगति स्कीम है जिसमें छात्राओं को, गर्ल्स को और ज्यादा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि महिला शक्ति जो है किसी भी देश की शक्ति होती है। तो ऑर्फन जो है वो अनाथ बच्चों के लिए स्वनाथ स्कीम है। दूसरा इसमें एक तो ऐसे छात्र व छात्राएं जो अनाथ हैं जिसके माता पिता नहीं हैं वो इसमें पात्र हैं। दूसरा ऐसे छात्र व छात्राएं जिनके माता अथवा पिता या दोनों कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु जिनकी हो गई है। ठीक है, उनके लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए भी ये स्कीम है कि जिनके माता अथवा पिता
या माता पिता दोनों अगर कोविड-19 के कारण जिनकी मृत्यु हो गई हो, उनके भी बच्चों के लिए ये उनके बच्चे भी बेसिकली इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, तो एक तो अनाथ बच्चों के लिए, तो अनाथ जो पहले से ऑलरेडी अनाथ हैं, जिनके माता पिता नहीं है, या जो कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए हैं, उन दोनों प्रकार के छात्र छात्राएं इसमें पात्र होंगे। वार्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज मार्टर्ड इन एक्शन, यानी कि इसमें तीसरे जो छात्र छात्राएं हैं वो इसके लिए पात्र होंगे जिनके माता सॉरी जिनके पिताजी जो अपने ऐसे किसी सेंट्रल फोर्सेस के केंद्रीय सशस्त्र बल के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के या आर्म्ड फोर्स के वार्ड हैं, बच्चे हैं जो कि किसी भी एक्शन में जो युद्ध होता है या किसी भी आर्म फोर्सेस के एक्शन में अगर शहीद हो गए तो उनके बच्चे भी इसमें पात्र होंगे। यानी कि कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के शहीद जो हैं, जो शहीद हुए हैं, उनके बच्चे, आर्म फोर्सेस के जो शहीद हुए हैं उनके बच्चे भी इसके लिए पात्र होंगे। अब बात आता है कि ये जो हम स्वनाथ स्कीम की बात करें, जिसमें हमने 3 तरह के छात्र छात्राओं, जनरली सभी का जो तीनों तरह के जो भी इसमें पात्र छात्र हैं वो वही हैं जो किसी कारण से अनाथ हुए हैं। या तो पहले से वो अनाथ हैं जिनके माता पिता नहीं है, दूसरा कारण अनाथ का हो सकता है कि महामारी के कारण उनके माता अथवा पिता की मृत्यु हो गई हो, और तीसरा यह है उनके पिताजी आर्म फोर्सेज में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, तो वो किसी ऐसे एक्शन में वो शहीद हो गए हों, देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गई हों। ठीक है, तो उनके बच्चों को भी ये छात्रवृत्ति मिलेगी। अब इसकी बात आते हैं कि योग्यता क्या होगी इस स्वनाथ स्कीम के लिए। तो सबसे पहली योग्यता वही है कि एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट के डिग्री या डिप्लोमा कोर्स में अगर किसी छात्र ने प्रथम वर्ष में या लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में एडमिशन लिया है, वो सभी छात्र व छात्राएं इसके लिए पात्र होंगे। ठीक है, लेकिन वो ऑर्फन होने चाहिए, अनाथ होने चाहिए, या उनके माता पिता कोविड-19 के कारण अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो वो भी छात्र छात्राएं इसके लिए पात्र होंगे, या जिनके पिताजी या पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आर्म फोर्सेज में शहीद हो गए उनके लिए होगी। ये हमारी तीनों तरह की स्कीम थी। पहली प्रगति स्कीम, दूसरी सक्षम स्कीम, और तीसरी जो तीसरी स्कीम थी वो हमारी है स्वनाथ स्कीम। अब हम देखते हैं कि इन तीनों तरह की जब छात्रवृत्ति के लिए आप अप्लाई करेंगे तो जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी, सामान्य शर्तें क्या है जो तीनों छात्रवृत्ति में कॉमन है, तो वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक कॉमन चीज इसमें देखी कि सबसे जो भी परिवार हैं जिनके जो जो किसी इन तीनों में से किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके परिवार की आय 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, अब सामान्य शर्तें में आते हैं। ये टोटल इनकम ये हमारा स्वनाथ स्कीम के लिए है, ये तीनों स्कीम में ये कॉमन कंडीशन है। अब हम बात आते हैं जनरल टर्म्स एंड कंडीशन, सामान्य शर्तें क्या हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है क्वालिफाइंग परीक्षा को उत्तीर्ण करने व डिग्री अथवा डिप्लोमा के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने में 2 वर्ष से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी छात्र छात्राएं इन तीनों में से किसी भी एक छात्रवृत्ति की परिधि में आते हैं और वो अगर छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी ये ध्यान रखें कि जो भी जिस कोर्स में उन्होंने एडमिशन लिया है उस कोर्स के लिए जो भी क्वालिफाइंग परीक्षा है, उस परीक्षा को पास किए हुए उनको 2 वर्ष से ज्यादा समय ना हुआ हो, यानी उसमें केवल 2 वर्ष का गैप हो। जैसे कि डिग्री कोर्स के लिए आपको 12th चाहिए होती है और डिप्लोमा कोर्स के लिए आपको 10th चाहिए। तो ऐसे छात्र छात्राएं जो डिग्री कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं उनकी 10+2 या 10th जो भी है वो या तो 2021 में यानी वर्तमान में, या 2020 में 1 साल पहले, या 2019 में 2 साल पहले अगर उन्होंने की है, तो उनका गैप जो है वो 2 साल का गैप आ रहा है। जिस बच्चे ने 2019 में 10th या 12th किया है, उसका जो क्वालिफाइंग एग्जाम है उसमें, और अब जो एडमिशन इस साल अगर वो ले रहा है, तो 2 वर्ष का गैप आ रहा है। तो 2 वर्ष से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति ने, किसी बच्चे ने अगर 2018 में या 2017 में 19 से पहले अगर उसने 10th या 12th किया तो वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। पहली कंडीशन ये है कि 2 वर्ष से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सिमिलरली फॉर द स्टूडेंट टेकिंग एडमिशन इन सेकेंड ईयर थ्रू लेटरल एंट्री ओनली इन डिग्री डिप्लोमा इन द करेंट एकेडमिक ईयर, यानी इसी तरह से जो भी छात्र छात्राएं डायरेक्ट
द्वितीय वर्ष में एडमिशन ले रहे हैं लेटरल एंट्री के माध्यम से, उनका भी जो क्वालिफाइंग एग्जाम है, अब लेटरल एंट्री वालों के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम क्या होता है, या तो डिप्लोमा या आईटीआई होता है या 10+2 होता है, ठीक है। इसके माध्यम से वो लेटरल एंट्री में, यानी जो बी डिग्री कोर्स के लिए लेते हैं उनके लिए डिप्लोमा है, और जो डिप्लोमा कोर्स में लेते हैं उनके लिए आईटीआई या 10+2 है। तो उनका वो कोर्स 2021, 2020 या 2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन, ये तो पहली कंडीशन थी कि 2 वर्ष से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, प्रतिवर्ष आवेदन केवल एक बार ही राष्ट्रीय ई स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आमंत्रित किए जाएंगे। यानी इस छात्रवृत्ति के लिए जो भी आवेदन है, जो एप्लीकेशंस हैं, वो साल में केवल एक बार ही आवेदन मांगे जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं। और इस आवेदन को करने के लिए नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल, जिसको एनएसपी कहते हैं, एनएसपी, एनईएसपी, इस पर आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप जिस भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया है, तो आपकी संस्था के द्वारा, आपकी कॉलेज के द्वारा पहले अपने आप को नेशनल ई स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो तभी आपके कॉलेज का जो विकल्प है उसमें उपलब्ध होगा। जिस कॉलेज से आप डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपके कॉलेज को इस पर रजिस्टर होना चाहिए। तीसरा जो है वो कंडीशन ये है कि अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और किसी वजह से आपने उसको पूर्ण नहीं किया, वो आवेदन अपूर्ण रह गया और आपने सबमिट कर दिया, तो उस तरह के आवेदन रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, वो स्वीकार्य नहीं होंगे। केवल ऑनलाइन सत्यापित आवेदन ही छात्रवृत्ति के लिए स्वीकार्य होंगे। जितने भी आवेदन हैं जो ऑनलाइन अगर वो सत्यापित हो जाएंगे, तभी वो आपके स्वीकार्य होंगे। ऑनलाइन सत्यापित होने के माध्यम ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप उसमें, जो भी नंबर्स, उनके रोल नंबर, अपना आधार नंबर, जो भी आपका आय प्रमाण पत्र है, सबके नंबर जो भी डाल रहे हैं, तो वो ऑनलाइन सारे सत्यापित होंगे और उसके माध्यम से ही वो स्वीकार होंगे। अगर कोई छात्र व छात्रा फेल हो जाते हैं अथवा पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, तो वह आगे छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। ये ध्यान रखें कि अगर आपने प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है, लेटरल एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में एडमिशन लिया है, और अगर आप उस साल फेल हो जाते हैं, तो आगे की छात्रवृत्ति आपको नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मेहनत के साथ आपको पढ़ाई करनी है, जिससे आपको छात्रवृत्ति लगातार कंटिन्यू मिलती रहे पूरे कोर्स के दौरान। पांचवा जो शर्त है, द ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द स्टूडेंट डज नॉट रिसीव एनी फाइनेंशियल असिस्टेंट इन सेफ ऑफ स्कॉलरशिप, any emolument, salary, stipend, etc. from any other sources during his her course of study in the institute। पांचवी जो शर्त है कि इसमें जो भी छात्र व छात्राएं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, वो ध्यान रखें कि उनको कोई भी स्कॉलरशिप किसी दूसरे एजेंसी के माध्यम से या किसी दूसरे सोर्स से नहीं प्राप्त होनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर सकते कि उन्होंने केंद्र सरकार से भी स्कॉलरशिप ले ली, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से भी स्कॉलरशिप ले ली, किसी एक ही जगह से, क्योंकि कोर्स स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि पढ़ने पर जो भी आपका खर्चा आ रहा है वो सरकार वहन करती है। तो जब आपने उस खर्चे को, उस पर वहन होने वाले खर्चे को अगर आपने उत्तर प्रदेश सरकार से लिया, तो भारत सरकार से आप पात्र नहीं होंगे। अगर आपने उत्तर प्रदेश सरकार से, अगर आपको छात्रवृत्ति नहीं मिली है, तो आप भारत सरकार से छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन यही है कि अब क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में केवल उनको मिलती है जिनकी आय 2 लाख रुपए से कम होती है। तो अगर ऐसे छात्र जो 2 लाख रुपए से, जिनकी आमदनी ज्यादा है और 8 लाख रुपए से कम है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार में पात्र नहीं है, तो वो भारत सरकार की इन स्कीम में से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रगति स्कीम, सक्षम स्कीम और स्वनाथ स्कीम, तीनों में से किसी भी एक की पात्रता आपकी बनती हो, तभी आप उसे अप्लाई कर पाएंगे। In case of receipt of any financial assistance from any other sources, the scholarship shall be discontinued, and the entire amount of scholarship will have to be refunded to AICT by demand draft drawn in favor of member secretary AICT payable at New Delhi। अगर
ऐसा हो जाता है कि अगर आपको दो दो जगह से स्कॉलरशिप मिल जाती है, कोई कभी कभी छात्र ऐसे होते हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार में अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उन्हें श्योर नहीं होता कि पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार से छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी, और वो भारत सरकार की छात्रवृत्ति के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। और बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि दोनों तरफ से छात्रवृत्ति अगर आपको प्राप्त हो जाती है, तो आपको भारत सरकार की जो छात्रवृत्ति है वो आपको वापस करनी होगी। उसके लिए आपको एक डिमांड ड्राफ्ट, जो मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटी जो कि पेबल न्यू दिल्ली में होगा, वो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना होगा, और उसके माध्यम से आपको ये छात्रवृत्ति वापस करनी होगी। अगर आपने दोनों में अप्लाई कर दिया है और मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी छात्रवृत्ति नहीं आती है लेकिन भारत सरकार से आ जाती है, तो आपको फिर उसे वापस करने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल उसी केस में जब आपको स्कॉलरशिप किसी दूसरे सोर्स से भी मिल जाती है, इसका विशेष ध्यान रखना है। अगली जो कंडीशन है, इन छात्रवृत्ति की विभिन्न स्कीम का संचालन व देखरेख एआईसीटी के द्वारा किया जाएगा। ये तीनों जो स्कीम है, जिसमें प्रगति स्कीम, स्वनाथ स्कीम और सक्षम स्कीम, ये तीनों स्कॉलरशिप की जो स्कीम है, इनका जो संचालन है, इनका जो ऑपरेशन है, वो एआईसीटी के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स के लिए है। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, यदि अंक तालिका में 5 विषय से अधिक हो तो केवल उत्तम 5 विषय के अंक ही प्रतिशत लिखने के लिए मान्य होंगे। क्योंकि आप विभिन्न बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड से, कोई यूपी बोर्ड से, कोई महाराष्ट्र बोर्ड से, डिफरेंट बोर्ड से अगर आप परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, तो सभी बोर्डों में अलग अलग विषय होते हैं, नंबर ऑफ विषय अलग अलग रहते हैं। तो यहां पर केवल आपके 5 विषय ही प्रतिशत जोड़ने के लिए मान्य होंगे। तो आपको अगर 5 से विषय से ज्यादा विषय हैं आपकी मार्कशीट में, तो उसमें से जो बेस्ट 5 नंबर हैं, जिसमें आपको केवल वही प्रतिशत निकालने के लिए मान्य होंगे। अगला जो पॉइंट है कि सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के लिए गुणक 9.5 होगा, क्योंकि बहुत से बोर्ड ऐसे हैं जो परसेंटेज में रिजल्ट नहीं देते, वो सीजीपीए में देते हैं। तो अगर ऐसे छात्र छात्राएं जिनका रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो सीजीपीए में है, तो आपको सीजीपीए को प्रतिशत में बदलने के लिए अपने सीजीपीए में 9.5 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी इसका जो फैक्टर है वो 9.5 है। यानी आपको प्रतिशत में अगर निकालना है तो प्रतिशत इज इक्वल टू सीजीपीए मल्टीप्लाइड बाय 9.5। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 7.5 सीजीपीए आता है, तो उसको 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, इससे उसका एक्चुअल प्रतिशत आएगा निकल के। ठीक है, तो इससे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अगला जो पॉइंट है, यदि सीजीपीए एवं टोटल अंक दोनों मार्कशीट में दिए गए हों तो टोटल अंक को प्रतिशत निकालने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। यानी कुछ मार्कशीट ऐसी भी होती हैं जिसमें सीजीपीए भी दिया होता है और टोटल अंक भी दिए होते हैं, यानी अंक भी दिए होते हैं, सीजीपीए भी दिया होता है। तो आपको अपना प्रतिशत कैलकुलेट करने के लिए टोटल जो अंक हैं उससे आपको प्रतिशत कैलकुलेट करना है। 10वां जो पॉइंट है, यदि ग्रेड जैसे A1 A2 B1 B2 एक्सेट्रा दिया गया हो तो पहले ग्रेड को सीजीपीए में बदलना होगा, उसके उपरांत सीजीपीए को बिंदु 7 के अनुसार प्रतिशत में बदलना होगा। यानी कुछ बोर्ड की मार्कशीट ऐसी होती हैं जिनमें अंक भी नहीं दिए होते हैं, ना ही सीजीपीए दिया होता है, उनमें मार्क्स ग्रेड में दिए होते हैं, A1 A2 B1 B2। और एक ग्रेड की जो ग्रेड को सबसे पहले आपको ग्रेड को अपने को प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा, सॉरी सीजीपीए में करना होगा, और सीजीपीए में बदलने के बाद आपको सीजीपीए को प्रतिशत में बदलना होगा। तो आपको कन्वर्जन करके अपना प्रतिशत निकालना होगा, भरना होगा। अगला जो पॉइंट है, छात्रवृत्ति के लिए चयनित कैंडिडेट की सूची एआईसीटी के वेब पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी जब आप अपना आवेदन कर देंगे तो ऑल पूरे भारत से जितने भी आवेदन आएंगे, उनमें से जो भी पात्र जो चयनित होंगे कैंडिडेट जिनको छात्रवृत्ति के लिए, उनकी जो लिस्ट है वो एआईसीटी के पोर्टल पर डिस्प्ले की जाएगी। तो अगर किसी छात्र छात्रा को अपने आवेदन से संबंधित अगर कोई आपत्ति हो तो वह सूची जारी होने के 1 माह के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपने भारत सरकार के लिए से छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई किया है, और जब पोर्टल पर एआईसीटी के वेब पोर्टल पर जो भी कैंडिडेट हैं जो छात्रवृत्ति के लिए चयनित किए गए, सिलेक्ट किए गए हैं, उनमें अगर आपका नाम नहीं आता और आपको लगता है कि उसमें कुछ गलत हुआ है या कोई गलती हुई है, कोई आपत्ति, अगर आपको किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन है, तो उसको आपको सूची जारी होने के 1 माह के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी।
ठीक है, तभी उस पर सुनवाई होगी। अगर 1 महीने से ज्यादा टाइम आपने लगा दिया और आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई तो फिर आपकी सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद अगला पॉइंट है इनवैलिड रॉन्ग अकाउंट होने के कारण छात्रवृत्ति न मिल पाने से संबंधित क्वेरी सूची जारी होने के दिनांक से 6 माह तक ही मान्य होगी। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपका चयनित कैंडिडेट में नाम है लेकिन आपका अकाउंट सही न होने के कारण या इनवैलिड अकाउंट या रॉन्ग अकाउंट होने के कारण आपके अकाउंट में छात्रवृत्ति नहीं पहुंची, तो इस तरह की समस्या की जो क्वेरी है तो उसकी जो सूचना है वो सूची जारी होने के दिनांक से 6 माह तक ही मानी जाएगी। यानी अगर आज सूची जारी हुई है और मान लीजिए आपका सूची में नाम है लेकिन आपके खाते में छात्रवृत्ति नहीं आई है, तो आज के दिनांक से लेकर 6 महीने तक आप इसकी कंप्लेंट, इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अब इसके बाद ये तो थी हमारी सामान्य शर्तें, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी। अब बात आती है कि आपको ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपने आवेदन के साथ में अपलोड करने होंगे। ठीक है, ऐसे कागज और प्रपत्र ऐसे कौन कौन से हैं जो आपको अपनी छात्रवृत्ति के लिए अपलोड करने होंगे, तो अब हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहला जो कागज है वो है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र जिसमें SC ST OBC और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जिस भी जाति में आप आते हैं उसका आपको जाति प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा। दूसरा क्या है, वर्तमान वर्ष का आय प्रमाण पत्र। ठीक है, जिसमें प्रदर्शित हो कि परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। यानी आपको अपना आय प्रमाण पत्र, अपने परिवार के माता पिता की आय का जो प्रमाण पत्र है वो लगाना पड़ेगा और वो 8 लाख रुपए से कम का होना चाहिए। तीसरा, अंतिम शैक्षिक योग्यता की अंक तालिका की स्कैन प्रति। ठीक है, आपकी जो अंतिम शैक्षिक योग्यता है, जैसे सपोज अगर कोई बच्चे ने डिप्लोमा में एडमिशन लिया है और उसने 12th करने के बाद लिया है तो उसको 12th की अंक तालिका भी लगानी पड़ेगी। अगर उसने बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो उसे बीए बीएससी की अंक तालिका लगानी होगी। तो अंतिम शैक्षिक योग्यता की अंक तालिका। उसके बाद 10th की अंक तालिका की स्कैन प्रति, 10वीं की अंक तालिका आपको जरूर लगानी है। आपके अंतिम विद्यालय द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र, पांचवा जो आपका डॉक्यूमेंट होगा कि आपने सबसे लास्ट में जिस विद्यालय से भी परीक्षा या जो शिक्षा ग्रहण की है उस विद्यालय के द्वारा जारी किया हुआ बोनाफाइड प्रमाण पत्र। छठवां, प्रगति स्कीम। प्रगति स्कीम के लिए अब हम स्कीम वाइज देखेंगे कि प्रगति स्कीम के लिए माता पिता के द्वारा केवल 2 लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त करने का शपथ पत्र। यानी कि क्योंकि प्रगति स्कीम में हमने बताया था कि केवल 2 लड़कियों के लिए ही ये छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगर किसी की 2 लड़कियों से ज्यादा है तो उसको मैक्सिमम 2 लड़कियों की ही केवल स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। तो उन माता पिता के द्वारा ये एफिडेविट दिया जाएगा, ये शपथ पत्र दिया जाएगा कि मैंने केवल 2 बच्चियों के लिए ही, 2 लड़कियों के लिए ही छात्रवृत्ति प्राप्त की है। सक्षम स्कीम की अगर बात करें तो सक्षम स्कीम में, क्योंकि ये स्कीम वाइज छठवां जो डॉक्यूमेंट है ये स्कीम के अनुसार होगा। प्रगति स्कीम में माता पिता के द्वारा एफिडेविट दिया जाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि मैंने 2 लड़कियों से अधिक के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की है। सातवां, सक्षम स्कीम वालों के लिए उनको एक प्रमाण पत्र, अपनी विकलांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र लगाना होगा। यानी जो डिसेबल्ड स्टूडेंट हैं उनको एक विकलांगता सर्टिफिकेट लगाना होगा और वो सर्टिफिकेट, उनकी विकलांगता का जो प्रतिशत है वो 40% से कम नहीं होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। तो वो आपको लगाना है। और स्वनाथ स्कीम वाले बच्चों को जो लगाना है उसमें अनाथ बच्चों के लिए माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र, जो बच्चे अनाथ हैं उनको अपने माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाना होगा। और ये जो प्रमाण पत्र है, अनाथ माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र और अनाथ होने का प्रमाण पत्र जो कि एसडीएम या तहसीलदार के द्वारा जारी किया गया हो। ठीक है, तो जो बच्चे अनाथ हैं तो उनको 2 तरह के सर्टिफिकेट इसमें और लगाने होंगे एडिशनल। एक तो उनके माता पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र और दूसरा उनके अनाथ होने का प्रमाण पत्र जो एसडीएम या तहसीलदार ने बनाया होगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र लगाना होगा जिसमें उनकी आय 8 लाख रुपए से कम हो। 10+2 या इसके इक्विवेलेंट एवं 10th की अंक तालिका ये लगेगी। जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC ये तीनों में ही था। उन बच्चों के लिए जिनके माता अथवा पिता अथवा दोनों की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई हो। ठीक है,
जाति प्रमाण पत्र SC ST OBC हो गया उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता अथवा पिता अथवा दोनों की कोविड-19 कारण मृत्यु हो गई। तो ये उन बच्चों के लिए, अब हम उन बच्चों के लिए डॉक्यूमेंट बता रहे हैं जिनके माता पिता की कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई हो। ठीक है, तो उसमें पहले तो उन्हें कोविड-19 के कारण मृत्यु का प्रमाण पत्र, कि उनके माता अथवा पिता या दोनों की जो मृत्यु हुई है वो कोविड-19 से हुए, उसका एक प्रमाण पत्र लगाना होगा, और वर्तमान वर्ष का आय प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो बच्चे कोविड-19 के कारण जिनके अनाथ हुए हैं। और अंतिम विद्यालय द्वारा जारी बोनाफाइड प्रमाण पत्र, ये तो कॉमन है। 10+2 इक्विवेलेंट 10th की अंकताल का, ये भी कॉमन है। जाति प्रमाण पत्र, ये भी कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट हो गए जो अपलोड किए जाने। थैंक यू वेरी मच। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को नीचे बने लाल बटन पर, सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे बने बेल आइकन्स को क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।